नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रियल बाजार में। और हमेशा की तरह मैं हूं आपकी दोस्त तन्वी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं आपके घर से जुड़े उन तमाम मुद्दों की बातें जिससे आपका घर हकीकत की धरातल पर पहुंच सके। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मास्टर प्लान के बारे में कुछ खास बातें। पटना के विकास के लिए आखिरी बार मास्टर प्लान 1981 में बना था। 1981 से लेकर 2014 तक जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है और अब उसी पुराने मास्टर प्लान से पटना को नियंत्रित करना लगभग असंभव सा लग रहा है। तो अब वक्त आ चुका है जब नए मास्टर प्लान को हरी झंडी दिखाई जाए। तकरीबन 3 हफ्तों पहले पटना के नए मास्टर प्लान के स्वरूप को सार्वजनिक किया गया है। साथ ही साथ लोगों से ये अपील की गई है कि इस नए प्रारूप को देखने के बाद उन्हें जो भी शिकायत या जो भी सुझाव लगे वो अपनी बात कह सकते हैं, ताकि पटना के इस नए मास्टर प्लान को और भी नए सशक्त तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। मास्टर प्लान के बारे में देंगे अभी और भी खास जानकारियां आपको, लेकिन फिलहाल हम आपको ये भी बताएंगे कि वर्तमान में पटना की जो तस्वीरें दिख रही हैं, क्या उससे ग्रेटर पटना का स्वरूप कभी साकार हो पाएगा। ये तस्वीरें ना ही बाढ़ से आई पानी की हैं और ना ही बाढ़ पीड़ित इलाके की। ये तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना की। इन दिनों पटना में महज कुछ घंटों की बारिश ने बिहार के विकास की पोल जरूर खोल कर रख दी है। कुछ घंटों की बारिश ने राजधानी वासियों को कई दिनों तक सड़क से दूर घर तक ही सिमटकर रह जाने को मजबूर कर दिया। पटना के कई पॉश इलाकों में बारिश के पानी ने घरों को तालाब में तब्दील कर दिया। इस जल जमाव से कई परेशानियां साफ साफ दिखने लगी। एक तरफ रोगों का खतरा तो दूसरी तरफ किसी अनहोनी का डर। जी हाँ, पटना के कई सड़कों पर खुले गटर ने मौत को दावत भी दे डाली। बारिश छूटने के बाद भी कई इलाकों में जलजमाव से मुक्ति नहीं मिली तो पटना हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब कर डाला। पटना नगर निगम 48 घंटे की मोहलत लेने के बावजूद भी कई इलाकों को जलजमाव से मुक्ति दिलाने में असक्षम ही दिखता रहा। पटना के बुद्धिजीवियों से जब इस जलजमाव पर राय मांगी गई तो उन्होंने कई कारणों की जानकारी दी। जल जमाव का मुख्य कारण है कि पटना शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। जो ड्रेनेज आज पटने में है वह अंग्रेज़ों के वक्त का बनाया हुआ है मूल रूप से। उसमें कुछ सुधार की कोशिश पिछले वर्षों में की गई है, लेकिन जो नई योजना आई या तो पूरी नहीं हुई और पूरी हुई भी तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। स्वाभाविक है कि पिछले वर्षों में पटना की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। ऐसे क्षेत्रों में घर बन गए जो नेचुरल ड्रेनेज के रास्ते थे, तो नेचुरल ड्रेनेज भी नहीं हो रहा। जो ड्रेनेज सिस्टम था जो लो पॉपुलेशन के लिए बना था और जो पुराना पड़ चुका है, जर्जर हो चुका है, उसमें सुधार नहीं हुआ तो पानी निकल नहीं पा रहा। कारण तो यह है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। पटना में जल जमाव की ऐसी तस्वीर अंतिम बार 2008 में देखी गई थी। उसके बाद तकरीबन 5 वर्षों तक पटना वासी जल जमाव से करीब करीब मुक्त ही थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि नालियों की सफाई आजकल नहीं हो रही है, लिहाजा जल का जमाव हो जा रहा है। आइए जानते हैं आखिर कहां रह गई है चूक। राजधानी पटना के कई इलाके हैं जहां समय से पहले नाली के उड़ाहीकरण का काम पूरा नहीं हो पाया। कई ऐसे भी इलाके हैं जहां नालियों की ऊंचाई सड़कों से ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में जल जमाव से निपटारा होना मुश्किल हो जाता है। ये जिम्मेदारी तो पटना नगर निगम की है, तो मुख्य रूप से उनकी जिम्मेदारी है। उनका जो प्रशासन है ध्वस्त है, भ्रष्टाचार से युक्त है।
राजधानी की इन गलियों को देखकर ये बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता कि हम राजधानी पटना में मुआयना कर रहे हैं। ना गलियों की चौड़ाई निर्धारित है और ना ही इन मोहल्लों में बिजली के खंबे का सही रखरखाव है। तार की लपटें इस कदर उलझी हुई हैं कि यदाकदा बिजली बाधित होने की खबर मिल ही जाती है। राजधानी पटना में सही ट्रैफिक का विस्तार ना होने से हर दिन जाम महाजाम की तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। ट्रैफिक जाम के जो दो मूल कारण हैं वे ये हैं कि पिछले वर्षों में पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ा, 4 व्हीलर और उससे कुछ अधिक व्हील कुछ क्षेत्रों में उसकी संख्या बढ़ गई। सड़क की चौड़ाई उतनी ही है, सड़कों का अतिक्रमण कर लिया गया, सरकार ने छोड़ दिया या भ्रष्टाचार के कारण अतिक्रमण हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी हम नहीं हटा पाते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर सड़क उतनी ही हो और अतिक्रमण के बाद कम हो जाए, गाड़ियों की संख्या बढ़ जाए, लोग बढ़ जाएं, तो ट्रैफिक की समस्या होना लाजमी है। ये तो बातें हुई भारी बारिश और जल जमाव की। इसके साथ ही आइए ये भी जानते हैं कि ग्रेटर पटना की राह में अभी क्या क्या हैं बाधाएं। राजधानी पटना के सौंदर्यीकरण के लिए कचरों के अंबार से निजात पाना भी कठिन काम दिखता है। कई मोहल्लों में नियमित रूप से कचरा उठाने की परंपरा बिल्कुल ही नहीं दिखती है और यही कचरे खुले नालों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं, हम कचरा उठाने में फेलियर हुए हैं अभी तक। इससे हम पूरी तरह डिफर ही नहीं करते हैं। हम जानते हैं जो चीज़ हम कबूल सकते हैं उसको ज़रूर कबूलेंगे। हम उसको प्रयास में लगे हुए, हमारा निगम भी लगा हुआ है, हमारे ऑफिसर्स भी लगे हुए हैं। कचरा का प्रबंधन पूरी तरह किया जा रहा है, लेकिन 100% हो गया ये भी मैं दावा नहीं करता हूँ। अभी भी हमारे पास आपके शहर की बेहतरी के लिए कई सारी बातें हैं, कई सारे प्लान हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि मास्टर प्लान हमारे शहर के लिए कैसी कैसी सौगातें लेकर आ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। और आज हम बात कर रहे हैं अपनी राजधानी पटना को नए मास्टर प्लान के तहत सुसज्जित करने के विषय में। ऐसा माना जा रहा है कि नए मास्टर प्लान के आने के बाद हमारी राजधानी विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित होगी। यहाँ सभी अत्याधुनिक नागरिक सुविधाएं मौजूद होंगी। साथ ही साथ पटना में हर चीज़ पहले से निर्धारित और तय मापदंडों के अनुसार होंगी और यहाँ रह रहे सभी नागरिकों को यह एहसास होगा कि वो वाकई एक महानगर का हिस्सा है। आखिर कैसे संभव होगा ये सभी चीजें, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं विस्तार से। अगर पटना में मास्टर प्लान को हरी झंडी मिल जाए तो पटना की ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ हो जाएगी। रोज रोज जो ट्रैफिक जाम की समस्या आती है उससे निजात मिल जाएगा। इससे लोगों को कई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईंधन के साथ साथ समय की भी बचत होगी। एक कंप्लीट विजन होना चाहिए कि आज के दिन में लोग नोएडा से गुड़गांव जाते हैं तो रोज राजगीर से पटना आ सकते हैं, बिहटा से पटना आ सकते हैं, संपाचक से पटना आ सकते हैं। तो ये सोच होनी चाहिए किसी भी मास्टर प्लान की। आज जो पटना सेंट्रिक मास्टर प्लान होता है उससे भी बियॉन्ड जाके सोचने की ज़रूरत है कि कैसे आप करेंगे, कैसे न्यू टाउनशिप बनेंगे, कैसे न्यू इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे, कैसे जो एम्यूनिटीज़ हैं लोगों को, जो अर्बन एरिया में जो बेनिफिट्स हैं लोगों को रहने के लिए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, उसका कैसे आप कर सकते हैं। मास्टर प्लान से को लागू कर पाएगा इसमें मेरी आशंका है। लेकिन अगर मास्टर प्लान लागू होगा तो जो नए क्षेत्र विकसित होंगे उसको हम सुधार सकते हैं। पुराने क्षेत्रों में सुधार करना थोड़ा कठिन भी है और सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए कि पुराने क्षेत्रों का भी में सुधार हो, सड़कों की स्थिति सुधरे, नाले की स्थिति सुधरे और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो।
मास्टर प्लान के तहत गंगा पथ और रिंग रोड को जोड़ने का प्रस्ताव है। सड़कों का चौड़ीकरण होगा, नई सड़कें भी बनेंगी। प्रस्तावित सड़कों को वर्तमान में उपलब्ध सड़कों से जोड़ा जाएगा। रेल और रोड का डिमार्केशन किया गया है। इसलिए ये पटना को सुंदर, ग्रीनी और जो व्यवस्था नहीं है, चाहे वो सड़क चौड़े नहीं है, चाहे एयरपोर्ट नहीं है, या ग्रीनी इलाके नहीं है, या कोई बड़े कॉलोनीज का निर्माण नहीं हो पाया है 20-25 वर्षों में, इसकी स्थापना का प्रयास हम लोग करें। जनसंख्या दबाव कम करने पर जोर दिया जाएगा। पटना के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ रही है। इस दबाव को कैसे कम किया जाए, इसका खास ख्याल रखा गया है। अगर हम मास्टर प्लान के माध्यम से सैटेलाइट टाउन्स बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित होता है, तो लोग शहर के उन क्षेत्रों को छोड़कर नए क्षेत्रों में जाना चाहेंगे जहां उनको साफ सुथरा वातावरण मिलेगा, तो दबाव शहर पर घटेगा। मास्टर प्लान के तहत पटना का विस्तार भी किया जाएगा। प्लानिंग एरिया के मुताबिक पटना के आसपास के कई इलाकों को पटना से जोड़ा जाएगा। इसमें दिल्ली के रिंग रोड की तरह 4 लेन और 6 लेन रिंग रोड की व्यवस्था की जाएगी। इससे राजधानी में एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचने में दूरी काफी कम हो जाएगी। मास्टर प्लान को प्लानिंग एरिया हम लोगों ने डिफाइन किया और बहुत दिनों से ये लंबित मामला, लगभग 50 से 53 वर्ष के अवधि से पटना के मास्टर प्लान पर कोई काम नहीं हो पा रहा था, उसको रूपरेखा नहीं दे पा रहा। हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है, खुसरूपुर से लेकर बिहटा तक के इलाके को डिफाइन कर दिया है और ऐसे परिस्थिति में अब हमारा इलाका कंफर्म हो गया कि बिहटा से लेकर खुसरूपुर तक हमारा इलाका होगा। नौबतपुर, मसौडी 10% का चेंजेस आ सकता है जब हम लोग कंफर्म प्रकाशित करेंगे। नए मास्टर प्लान में नए मकान बनाने के लिए अगर नक्शा पास करवाना है तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर मकान का नक्शा पास ही नहीं होगा। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली एक कंसेप्ट है कि जब आपका वर्षा का पानी आता है तब उसे आप संग्रह करें और वैसे कामों में उसका इस्तेमाल करें जो कि घर के काम में आता है या बाकी काम में आता है। वो सब कामों में लोग इस्तेमाल करते हैं। पीने के अलावा बाकी कामों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक अच्छी पहल है। लेकिन इसके जो कॉस्ट हैं, इसके जो एक्सपेंसेज हैं, जो कुछ लोगों को करने हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडॉप्ट करने में, वो मकान बनाने के समय अगर लोग करते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि ये उन लोगों के लिए बेहतर होगा जो नए मकान बनाएंगे। नए मास्टर प्लान में पर्यावरण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। पटना में जिस कदर जमीन पर अंधाधुंध मकान का निर्माण हुआ है, उस कदर वनों का ख्याल नहीं रखा गया है। इससे पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नया एरिया विकसित हो, उसमें फॉरेस्टेशन पर ध्यान दें, सड़कों की चौड़ाई पर ध्यान दें, ड्रेनेज फुल प्रूफ हो और वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की जो आवश्यक सुविधाएं हैं अवश्य हों, और रिक्रिएशन के लिए जगह हो, ब्रीदिंग स्पेस हो, और केवल वो ईंट और पत्थर का एक शहर बनकर न विकसित हो। दर्शकों, अभी तक आपने मास्टर प्लान के बारे में विशेष प्रावधान को लेकर ढेर सारी जानकारियां ली। अभी भी शहर की बेहतरी के लिए ऐसी ढेरों बातें हैं जो हमें आपसे कहनी है, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मास्टर प्लान हमारे लिए क्या कुछ बेहतर लेकर आ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत आपकी अपनी पसंदीदा कार्यक्रम रियल बाजार में। और अभी हम बात कर रहे हैं पटना शहर को मास्टर प्लान से उम्मीदों के विषय में।
जी हाँ दोस्तों, मास्टर प्लान को सफल बनाने के लिए लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास विभाग ने इसमें लोगों को अपनी राय या फिर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है। लेकिन अभी भी पटना वासियों में या फिर राजधानी वासियों में ऐसी कोई भी दिलचस्पी या उत्सुकता नहीं दिख रही है जिस कारण से उनके इस कदम को और भी प्रोत्साहन मिल सके। हमारी आप तमाम दर्शकों से ये एक अपील है कि एक बार नगर विकास विभाग पटना में विजिट कर आप अपनी राय जरूर दर्ज कराएं, ताकि मास्टर प्लान के तहत शहर के विकास के भागीदार आप भी बन सके। अभी मास्टर प्लान के तहत आपको कौन कौन से ऐसे लाभ मिलेंगे जिससे तो शहर के विकास के साथ साथ आपका भी विकास होगा, आइए उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। पटना की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव से अस्थायी मुक्ति मिलेगी। नालियों की सही संचालन हेतु विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्षमता के आधार पर नालियों का चौड़ीकरण एवं रखरखाव किया जाएगा, ताकि भारी बारिश होने पर शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो। मास्टर प्लान के तहत पटना के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साफ सफाई के लिए भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ तमाम मूलभूत सुविधाओं पर भी जोर दिया जाएगा। आप कोई बेहतर प्लान पटना के अंदर बना ही नहीं सकते हैं आज के दिन में, क्योंकि जहाँ जगह है, न जमीन है, न आपके पास वो स्कोप है काम करने का। इसलिए हमें लगता है कि जो अभी अवेलेबल पटना में जो चीज़ें हैं उस पर जो भी थोड़ा बहुत करेक्शन करके आप ठीक कर सकते हैं, वही उपाय है। हमें फिर से लगता है कि जो बेहतर मास्टर प्लान होगा या बेहतर कंस्ट्रक्शन होगा या बेहतर सड़कें, बेहतर पब्लिक कम्युनिटीज़ बनेगी, वो जो पटना शहर के बाहर के जो टाउनशिप में अंदर आएंगे मास्टर प्लान के अंतर्गत, वहाँ इन्हें बेहतर से करना चाहिए, ताकि वहाँ लोग शिफ्ट भी करें, वहाँ लोग जा पाएँ, वहाँ से पटना की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। विगत कुछ महीने से रियल एस्टेट के क्षेत्र में खासकर पटना में मंदी देखी जा रही है। इसके कई कारण हैं। नए बिल्डिंग बायलॉज के अभाव से रियल एस्टेट से जुड़े लोग काफी निराश हैं। इसके कारण जो है पूरी बिहार की ग्रोथ स्टोरी डैमेज हो गई। आज सिर्फ पटना में ही बिल्डिंग नहीं बन रहे थे, गया में बन रहे थे, भागलपुर में बन रहे थे, मुजफ्फरपुर में बन रहे थे, पूर्णिया, कटिहार जैसे शहरों में बन रहे थे। आज सबको आपने एक स्ट्रोक में बंद कर दिया। कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था। सरकार तो पिछले 8 साल में रोजगार क्रिएट कर नहीं पाई। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर रोजगार क्रिएट कर रहा है तो आप उसको और स्मूथ करते। आपको अगर कहीं लग रहा है कि उसमें समस्याएं हैं तो उसको बैठ के दूर करते। किसी समस्या को दूर करने के लिए किसी सरकार को 2 साल लगता है, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि जब तक कोई बायलॉज नहीं आया सारे काम बंद कर दीजिए, सारे लोग घाटे में चले जाएं, सारे लोग बर्बाद हो जाएं। देखिए, इससे बिहार के जीडीपी पर असर पड़ा है, इससे बिहार के जो टैक्स कलेक्शन है उस पर असर पड़ा है। स्टील हो, सीमेंट हो, टाइल्स हो, जितने भी आपके एसेसरीज है बिल्डिंग में बनते हैं, सारे के सेल घटे हैं, सरकार का रेवेन्यू घटा है। मास्टर प्लान के तहत और भी कई चीजें हैं जिन्हें शामिल करना आवश्यक है, ताकि पटना भी महानगरों की श्रेणी में शुमार हो सके। इसलिए आपसे अपील है कि आप राजधानी के विकास में अपनी हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिखाएं। लोगों से मेरा साफ तौर पर है कि मास्टर प्लान में जो लोगों को त्रुटि लगे, जो हम लोगों से छूट गया, सेप्ट के द्वारा जो बनाया गया, यदि छूट गया है तो उसको ऐड करने के लिए उसमें जोड़ सकते हैं। हमने साफ तौर पर कहा कि इसकी स्क्रूटनाइज की जाएगी, जितने आवेदन आएंगे उसके आवेदन पर क्यों हम उनको नहीं ले पाए, उस तमाम चीज़ों को जोड़ने का काम करेंगे। प्रमुख क्या क्या इसमें योजनाएं, 2-3 योजनाओं का आपने जिक्र किया था, क्या क्या? नहीं, साफ तौर पर इसमें एक तो किस तरह शहर बसे, कहाँ हमारे पास आज एक एयरपोर्ट भी नहीं है, जो बाहर से लोग आएँ उसको हम किस तरह व्यवस्थित उतार सके इस शहर में, उसकी भी कल्पना हम लोगों ने की है कि एयरपोर्ट कहाँ बने, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कहाँ बन सके, कितने चौड़े सड़क होंगे, इसके लिए तो बिल्डिंग बायलॉज भी हम लोग ला रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हाउसिंग इलाके हैं, जहाँ जिस तरह नोएडा में आप देखते होंगे या किसी भी शहर के बगल में जो बड़ा शहर बनता है, गुड़गांव हो, दिल्ली का नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उसकी कल्पना हम लोगों ने रखी है कि हम पटना में भी हाइट फ्री जोन करने जा रहे हैं, जहाँ एयरपोर्ट के क्लियरेंस के बाद वो फ्री रहेगा। हाइट वो इलाका तय करना उनका काम होगा कि जो इलाके कहीं 5 हेक्टेयर से अधिक के लोग बनाएंगे, 10 हेक्टेयर से अधिक,
तो उन तमाम जगह को कैसे हम विकसित कर पाएंगे, ये तमाम चीज़ उसमें हम लोगों ने सेटअप किया। आज की कड़ी में हमने आपको दिखाई राजधानी की कुछ मुख्य समस्याएं और साथ ही साथ मास्टर प्लान के बारे में हमने की ढेरों बातें। दोस्तों, मास्टर प्लान हमारे विकास के लिए है। जी हाँ, सरकार के सहयोगात्मक कदम में उन्हें आप अपना साथ दें। मास्टर प्लान के बारे में आपको जो भी शिकायत, जो भी कमी या जो भी सुझाव लग रही है, उसे एक बार ज़रूर दर्ज कराएं। जी हाँ, इससे हमारा ही विकास होगा, क्योंकि राजधानी निखरेगी तो ही हम निखरेंगे। देखिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में छोटी छोटी गोष्ठी आयोजित करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा नुक्कड़ सभा करनी चाहिए सरकार को। पीआरडी को एक्टिवाइज करना चाहिए। जो जन संचार के माध्यम है उनका एग्रेसिव ढंग से उपयोग करना चाहिए, जैसे चुनाव के वक्त में प्रयोग होता है, तो स्थिति में सुधार होगा। और जनता को भी चाहिए कि वो इसमें हिस्सा ले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर देना चाहते हैं आप हमें कोई सुझाव, तो आपका खुले दिल से स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा ईमेल आईडी आपके पास हो, तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम और नोट करें हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते अपने तमाम दर्शकों से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, अपनी आंखों में बसने वाले घर के सपने को हकीकत के धरातल पर लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करें और उसे अपने आंखों के सामने हंसता खेलता देखें। इन्हीं बातों के साथ मैं तन्वी अपने पूरे रियल बाजार की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।